नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपका अपना राणा सर स्वागत करता हूं एसएससीएन एकेडमी संकल्प से सिलेक्शन। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमने यह परसेंटेज की 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अब यह हम चौथी क्लास करने वाले हैं। पिछली जो क्लास की थी हमने उसमें 13 क्वेश्चन किए थे, कंसेप्ट के आधार पर किए थे और अच्छे से हमने समझे थे। यह हम 14वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहा हूँ वो सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जिससे आप कोई रिवीजन कर सकें, क्योंकि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी नजदीक है। ज्यादा समय आपके पास रहा नहीं है और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप कोई रिवीजन कर सकें, कोई कंसेप्ट को समझ सकें और एग्जाम में हिट कर सकें। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट होता है, कोई भी कैंडिडेट होता है, वो क्या करता है, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करता है, मॉक टेस्ट लगाता है। तो मैं यहाँ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और ये हमारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और यूपीएसआई, इन सभी के एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, वही क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। और ये सभी क्वेश्चन आपको हमारे अपने टेलीग्राम चैनल एसएससीएन एकेडमी पे मिल जाएंगे और इन क्वेश्चंस के पीडीएफ के साथ आपको हमारे सॉल्यूशन की भी पीडीएफ मिलेगी वहां पे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और करते हैं 14वां प्रश्न। ये जो 14वां आपका प्रश्न है, ये आपसे कह रहा है कि एक गेहूं की कीमत में 15% की कमी गृहिणी को 2720 रुपए में 6 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो गेहूं की घटी हुई कीमत आपसे पूछा है। तो ये जो आपका प्रश्न है, इसका जो सॉल्यूशन है प्राइस इनटू कंजप्शन हो रहा है, एक्सपेंडिचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कांस्टेंट है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कैसे है। तो कई सारे प्रश्न होते हैं जिनमें डायरेक्ट ये कहा जाता है कि खर्च समान रहे, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनमें डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट वे में आपसे कहा जाता है कि खर्च समान रहे। कैसे, आइए एक बेसिक उदाहरण से समझते हैं। और आज मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जब कोई भी मल्टीपल वैल्यू का रिजल्ट कांस्टेंट रहे तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपातिक कैसे होते हैं, वो भी हम एक इस बेसिक उदाहरण से आप अच्छे से समझेंगे। जैसे 1 लीटर दूध की कीमत 60 रुपए है और एक व्यक्ति का बजट है वो 120 रुपए का है। वो व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो 120 रुपए से 1 रुपए ज्यादा खर्च करे या 120 रुपए से 1 रुपए कम खर्च करे। उसने ये फिक्स कर लिया है कि चाहे आपके दूध की कीमत घटे या दूध की कीमत बढ़े, वो 120 रुपए ही खर्च करेगा। जब 60 रुपए लीटर दूध की कीमत है तो वो यहाँ पे जो दूध खरीदता है वो 2 लीटर खरीदता है, जिसकी कीमत 120 रुपए होगी। अब यहाँ दूध की कीमत घट जाती है, दूध की कीमत घट के होगी 50, तो 2 लीटर जो दूध हुआ वो हुआ 100 रुपए का। अब वो 120 रुपए से कम खर्च करना नहीं चाहता है। जब 100 रुपए लीटर दूध हो गया तो यहाँ 20 रुपए का एक्स्ट्रा दूध खरीदेगा। जब 20 रुपए का एक्स्ट्रा दूध खरीदेगा तो यहाँ तो दूध 20 रुपए का एक्स्ट्रा खरीदेगा, तो यहाँ क्या कंजप्शन में हमारी मात्रा बढ़ जाएगी, 20 रुपए का दूध यहाँ बढ़ेगा। जब दूध की कीमत यहाँ बढ़ गई, 70 रुपए प्रति लीटर दूध हो गया, तो 2 लीटर दूध हो गया 140 रुपए का। अब क्या है कि वो उसका जो बजट है वो 120 रुपए का है। 120 रुपए से ना कम खर्च करेगा ना ज्यादा। अब दूध की कीमत बढ़ गई है तो वो क्या करेगा कि जब 120 रुपए लीटर 120 रुपए का जो दूध खरीद रहा है वो खरीदेगा 120 रुपए का, बस इतना रहेगा कि वो यहाँ पे 20 रुपए का कम खरीद लेगा। जब यहाँ 20 रुपए कम खरीदेगा तो यहाँ जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, वो क्या होगा आपका माइनस। अब यहाँ आप समझेंगे पहला पॉइंट कि कीमत बढ़ी या कीमत घटी। एक्सपेंडिचर उसने समान रखा, एक्सपेंडिचर उसने अपना जो खर्च करता था 120 रुपए वो उसने नहीं बदला, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो तो हो गया कांस्टेंट। जब एक्सपेंडिचर हमारा दोनों जगह कांस्टेंट रहा है तो हमारा जो प्राइस है, प्राइस हमारी यहाँ पे घटी
तो कंजप्शन हमारा यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा। और जब प्राइस यहाँ पे बढ़ी, प्राइस यहाँ पे बढ़ी तो हमारा कंजप्शन क्या हुआ, कम हुआ। जाहिर सी बात है, साफ और सीधी, कि जब किसी भी चीज की कीमत बढ़ेगी तो कम खरीदेगा, और किसी भी चीज की कीमत घटेगी तो वो ज्यादा खरीदेगा। यही यहाँ पे फॉलो होता है। तो इसीलिए प्राइस इंटू कंजप्शन हमारा और एक्सपेंडिचर, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस का उल्टा कंजप्शन होगा, कंजप्शन का उल्टा प्राइस होगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों में आपको एक वैल्यू दी होगी तो दूसरी वैल्यू आप यहाँ आराम से निकाल सकेंगे। जैसे गेहूं की कीमत में 15% की कमी, गेहूं की जो कीमत है उसमें कमी कितनी हो रही है, प्राइस में जो कमी हो रही है 15% की कमी हो रही है। 15% की कमी यानी 15% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20, यानी 20 से कीमत घट गई कितनी, 20 से 3 की कीमत घट रही है, तो यहाँ कीमत कितनी हो रही है 17। प्राइस का जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है आपका 20:17। तो कंजप्शन का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा, 17 से 20। अब क्वेश्चन में जो अगली जो लाइन है वो दी है आपको, 2720 रुपए में 6 किलोग्राम गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी कि 2720 रुपए जो पहले खर्च कर रही थी गृहिणी, वही सेम 2720 रुपए अब खर्च कर रही है। जैसा मैंने यहाँ बताया था कि 120 रुपए पहले खर्च कर रहा था, वही 120 रुपए खर्च कर रहा है। जब यहाँ कीमत बढ़ी तो उसने अपना क्या किया, सामान कम लेना शुरू कर दिया। जब उसकी कीमत घटी तो उसने सामान यहाँ पे, जब कीमत घटी तो सामान उसने बढ़ा दिया, सामान ज्यादा ले रहा है। अब यहाँ पे वही ये वाला प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि गेहूं की कीमत में 15% की कमी हो गई, तो गेहूं की कीमत में 15% की कमी हो रही है, तो वो 6 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पा रही है। 2720 रुपए में 6 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद रही है। तो जो 6 किलोग्राम गेहूं है तो यहाँ पे कंजप्शन कितना अधिक हो रहा है, 3। कंजप्शन आपका कितना हो रहा है, 3, और सवाल में कितना दिया है, 6, यानी 3 की वैल्यू 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि 2 गुना है। अब यहाँ वर्तमान में घटी हुई कीमत आपसे पूछा है, तो वर्तमान में घटी हुई कीमत पूछा है तो यहाँ 20 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जो वर्तमान में हमारा कंजप्शन है वो 20 है, सवाल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। अब वर्तमान में घटी हुई कीमत निकालने के लिए हमें वर्तमान में कंजप्शन का पता होना चाहिए कि हमारा कंजप्शन कितना हो रहा है। कंजप्शन हमारा 40 हो रहा है, कीमत हमको दी हुई है 2720 रुपए, तो 2720 में 40 का भाग दे देंगे तो ये जाएगा आपका 68 बार, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में घटी हुई कीमत है 68 रुपए प्रति किलोग्राम इसकी वर्तमान में घटी हुई कीमत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न इस तरीके से इस कंसेप्ट के आधार पर किए जाते हैं और बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया जिससे आप अच्छे से समझ सकें, ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं आप और कोई भी प्रश्न हो आपका, कोशिश कीजिए कि अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होती है या आप कोई भी चीज भूल रहे होते हैं तो वहां एक बेसिक सा उदाहरण लीजिए। जैसे मैंने यहाँ बेसिक उदाहरण लिया है, कोई सा भी बेसिक उदाहरण लीजिए, उसे समझिए, उसके आधार पे आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी जो प्रश्न हमारे सामने होता है इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही होता है जो हमने सीखा होता है। अब आइए हम यहाँ पे 15वां प्रश्न डिस्कस करते हैं। ये आपका जो 14वां प्रश्न है ये आपका आया था एसएससी सीजीएल में। ये जो मैंने 14वां प्रश्न आपको कराया है ये सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है ये। अब आइए 15वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 4.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु वह टैक्स दे रहा है, परंतु यहाँ पर जो लगने वाला कर है वो 24% से 15% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। अभी भी वह उतना ही कर देता है, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था।
तो उसकी बढ़ी हुई आय हमें ज्ञात करनी है। मेरे विद्यार्थियों, सीजीएल की तैयारी आप कर रहे होंगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बनना चाह रहे होंगे। चलो आइए एक इनकम टैक्स से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं। तो इस सवाल में क्या है कि एक व्यक्ति, इसमें जो इस सवाल में जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। ये कंसेप्ट सेम उसी तरह है जैसे हमने प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर पढ़ा, एरिया बराबर एल इंटू बी, जहाँ एरिया हमने कांस्टेंट रखा, वैसे ही ये है हमारा, उसी कंसेप्ट पर है। बस इतना है कि लैंग्वेज बदल गई है, कंसेप्ट बदल गया, लेकिन जो प्रोसीजर है वो वही फॉलो होगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। इसमें क्या है, जो हमारा कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा टैक्स जो हम निकालते हैं, टैक्स बराबर होता है हमारा इनकम इनटू रेट परसेंट ऑफ इनकम। आय पर टैक्स निकालने के लिए हम आय में जितना हमें टैक्स पे करते हैं उसका परसेंट हम निकाल लेते हैं और डायरेक्ट हमारा टैक्स निकल के आ जाता है। अब इसमें क्या है, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। ये मेन लाइन है, अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। यानी कि जो हमारा टैक्स है इनकम और रेट परसेंट ऑफ इनकम का जो मल्टीप्लाई वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट है। ये क्या है, हमारी कांस्टेंट। जब ये हमारी कांस्टेंट है, अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू हमें दी हो तो दूसरी वैल्यू हम आराम से फाइंड कर लेंगे। इसमें हमें जो दूसरी वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है हमारी रेट परसेंट। रेट परसेंट हमें क्या दी हुई है कि 24% से उसका जो रेट है वो 15% हो जाती है। तो हमारा जो रेट परसेंट है वो 24% से कितनी हो जाती है, 15। 24 से 15 रेशियो, ये 3 से 8 बार, 3 से 5 बार जो हमारा रेशियो है वो 8:5 का रेशियो दिया हुआ है। इनकम का रेशियो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे इनकम का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा हमारा 5:8। इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें हमसे पूछा है कि उस व्यक्ति की बढ़ी हुई कीमत क्या है और उसकी जो सॉरी उस व्यक्ति की बढ़ी हुई आय हमसे पूछा गया है और उसकी जो वृद्धि होती है आय में वो 4.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। यहाँ जो इनकम में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है 3 की। इनकम में जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, 3 की। इनकम में कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, 3 की। 5 से 8। और आपसे पूछा है बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए, तो हमारी जो बढ़ी हुई आय है वो क्या है, 8। 3 की वृद्धि हो रही है, लेकिन सवाल में कितने की वृद्धि हो रही है, 4.2 लाख रुपए की। तीन तीन किसके बराबर है, 4.2 के, तो एक की वैल्यू कितनी रहेगी, तो एक की वैल्यू रहेगी आपकी 1.4। तो वर्तमान में जो इनकम बढ़ी हुई इनकम निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, 8 का गुणा 1.4 से कर देंगे और 11.2 इसमें आंसर आपका आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शन है वो गलत हो गया है, ये 11.2 इसका आंसर सही रहेगा। तो ये सवाल भी हमने प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर से ही हमने किया है। इसका जो कंसेप्ट है वो लैंग्वेज में अलग है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो एक ही है, वही फॉलो हो रहा है, वही हमने यहाँ पे किया। आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ जो बढ़ी हुई सवाल में जो बढ़ी हुई कीमत है, सॉरी सवाल में जो बढ़ी हुई आय है वो 4.2 लाख रुपए है। जो रेशियो में हमारी आय बढ़ रही है वो 3 बढ़ रही है, तो 3 की वैल्यू 4.2 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 1.4 के बराबर हो गई। हमारी जो बढ़ी हुई आय जो रेशियो में वो 8 है और यही आपसे पूछा गया है। जब 1 की वैल्यू 1.4 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 1.4 बराबर 11.2 लाख। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ 16वां प्रश्न। हम यहाँ आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप यहाँ की PYQ करने के लिए आए हो, कोई रिवीजन के लिए आए हो, तो कोई रिवीजन हम करा रहे हैं। ये भी आपका एग्जाम प्रीवियस ईयर है, सीजीएल के एग्जाम में ही आया था। अब करते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो ये आपका मेंसुरेशन से आ गया।
इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा, कंसेप्ट तो बढ़िया सी। एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबवृत्तीय बेलन का आधार है कि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही बना रहे। 16वां प्रश्न है ये हमारा। जो हमारा बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन V बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। पाई या कांस्टेंट वैल्यू रहती है। अब इसमें जो सवाल में जो दिया है वो इसमें दिया है कि बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और आयतन को कांस्टेंट रखने के लिए बोला गया है कि आयतन उतना ही रहे, तो ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए, ये आपसे इस सवाल में पूछा है। तो इसमें भी कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। आप यहाँ गौर से देख पा रहे हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पाई की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। v बराबर या आर स्क्वायर एच हो गया, और आर स्क्वायर एच जो है वो मल्टीपल में है, जो मल्टीप्लाई में है। और यहाँ आपसे v को कांस्टेंट बोला गया है रखने के लिए कि आयतन उतना ही रहे जितना आयतन पहले था। जब आयतन उतना ही रहे जितना पहले था, ये मल्टीप्लाई में एक वैल्यू आपको दी हुई है त्रिज्या, त्रिज्या के बारे में आपको बताया गया है, तो आप ऊंचाई आराम से निकाल सकेंगे। कैसे? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। यहाँ जो त्रिज्या की बात हो रही है वो त्रिज्या की बात कितनी हो रही है, 20% बढ़ाने की। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी कि त्रिज्या हमारी हो रही है 5 से 6, 1/5 और त्रिज्या हमारी बढ़ रही है, त्रिज्या हमारी 5 थी, एक हमने बढ़ा दी, एक क्या कर दी हमने बढ़ा दी, तो 5 से कितनी हो गई 6। तो रेशियो हमें जो त्रिज्या का रेशियो दिया है वो 5:6। अब इसमें क्या है, इसमें आपको एक विशेष ध्यान देना है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए और हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला में स्क्वायर हो तो 2 बार गुणा करेंगे, अगर फॉर्मूला में क्यूब हो, क्यूब हो हमारा या तीन लगा हुआ हो, 3 बार मल्टीपल हो रहा हो तो 3 बार गुणा करेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 5:6 नहीं होगा, त्रिज्या का जो रेशियो होगा वो होगा आपका 25:36, यानी कि 5:6 और 5:6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 और ये करेंगे 36, यानी कि त्रिज्या का जो रेशियो आर स्क्वायर का वो हमारा 25:36। अब ऊंचाई को कितना कम किया जाए? ऊंचाई क्या है, जब हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा आयतन है वो कांस्टेंट है, तो इसका जो विपरीत होगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, तो 36 से कितना हो जाएगा 25। ऊंचाई को कितना कम किया जाए, ऊंचाई को कितना कम किया जाए, तो ऊंचाई को कितना कम करना है 11, कितने पर 36 पर, 11 कम करना है 36 पर इंटू 100, 4 से 9 बार, 4 से 25 बार, 11 ना 25, 27 बार, 27/9, 9×3 = 27, 0 5/9, ये आपका आंसर हो गया। यानी ऊंचाई को इतना प्रतिशत कम करना होगा जिससे हमारा आयतन बराबर बना रहे। ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और ये रिपीट होता है। ये प्रश्न मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। वैल्यू चेंज होंगी लेकिन कंसेप्ट यही होगा। अब वो चाहे बेलन से पूछ ले चाहे शंकु से पूछ ले, आपको इनके फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से इजीली कर पाएंगे। इसमें यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये वाली है, जो मेन बात है। अगर आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, अगर आर क्यू होगा किसी फॉर्मूला में तो 3 बार गुणा करेंगे, इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यही हमारा मेन पॉइंट है इसमें, और यही स्टूडेंट जो है वो अक्सर गलती करते हैं, जो आपको नहीं करनी है। अब करते हैं यहाँ पे 17वां सवाल।
17वां सवाल भी इसी पर आधारित है। इसी से, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ये जो आपका 17वां सवाल है, एमटीएस 2023 में आया हुआ सवाल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, 17वां सवाल एमटीएस 2023 में आया हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 बार गुणा भुजा में, जो भी भुजा होती है भुजा स्क्वायर, इसे हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर। वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि। अब वर्ग की भुजा में कितनी वृद्धि की बात की गई है इस प्रश्न में? 10 की। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था बेलन की वृद्धि से, तो उसमें क्या था? आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर था तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया था। ऐसे ही इस क्वेश्चन में स्क्वायर है तो उसमें भी 2 बार गुणा होगा आपस में। कैसे होगा, आइए यहाँ समझते हैं कि वर्ग की जो भुजा है, भुजा में 10% की वृद्धि की बात की गई है। 10% की वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 और 10, 10 से कितने की बात हो रही है? 11। 1 बढ़ के 11। तो यहाँ आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ क्षेत्र में वृद्धि के लिए जो भुजा स्क्वायर है, 2 बार इसका गुणा हो रहा है तो 2 बार करेंगे। 10 से 11, एक और बार 10 से 11, ये कितना हो गया? 100। और ये कितना हो गया? 11 गुणा 11, 121। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 21 की। कितने पर? 100 पर। इंटू 100, 100 से 100 गया, ये कितना हो गया आंसर? 21%। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो आपकी 21% की होगी। ये कोई ज्यादा टफ सवाल भी नहीं था, लेकिन एमटीएस 2023 में आया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। और ये क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि इसमें जो ऊपर स्क्वायर है ये मेन रोल निभाता है। इसमें जो स्क्वायर जो इससे पहले किया था पाई आर स्क्वायर एच, उसमें भी स्क्वायर था, इसमें भी स्क्वायर है। इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है और किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे सवालों में भी आपको अटकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा सवाल दिखे तो गर्दा उड़ा देना है, एक ही बार में खत्म। अब करते हैं हम 18वां सवाल। जल्दी जल्दी हम सवालों पर आगे बढ़ेंगे। 18वां जो सवाल है आपका वो है सॉल्यूशन से। अड़तीस प्रतिशत चीनी के घोल के 1440 मिलीमीटर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? 38% चीनी के घोल में, यानी कि एक जो सॉल्यूशन है, एक घोल है, वो दिया हुआ है, उसमें 1440 मिलीमीटर पानी है, मिलीलीटर पानी 1440, उसमें 38% चीनी है। और उसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि आपकी जो चीनी है वो 17.1% रह जाए? ये आपसे सवाल दिया है, ऐसा सवाल दिया है। अब इसमें क्या है कि 1440 मिलीलीटर का एक तव है, एक सॉल्यूशन है, एक घोल है, उसमें 38% चीनी मिली हुई है और उसमें पानी मिलाने की बात कर रहे हैं। जब हम किसी भी घोल में पानी मिलाएंगे, चीनी के घोल में, तो आप ये बताइए कि चीनी के घोल में हम पानी मिला रहे हैं तो क्या चीनी की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी उसमें? आप ये बताइए। बहुत से स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, उनका जो जवाब होगा, जो फ्रेशर स्टूडेंट होंगे उनका जवाब होगा कि चीनी की मात्रा कम होगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी मिलाएंगे या घटाएंगे, हमने चीनी में तो कोई छेड़छाड़ की नहीं, चीनी को तो हमने जैसा था वैसे रहने दिया। जैसे एक बेसिक उदाहरण ले लीजिए, मैंने आपको बताया था जब भी कोई सवाल में कंफ्यूजन होता बेसिक उदाहरण लीजिए कि आपने अपने घर में एक घंटी में चीनी चीनी मिलाई, एक घंटी पानी में आपने चीनी मिलाई। अब चीनी जो होगी वो गाढ़ा रहेगा, गाढ़े को हम कम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? पानी और मिलाएंगे, पानी और मिलाएंगे तो चीनी तो जितनी पहले थी उतनी ही चीनी बनी रहेगी, लेकिन पानी मिलाने से जो उसकी सांद्रता है, जो उसका गाढ़ापन है, वो कम हो जाएगा।
उसकी जो मिठास है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे ही इसमें ये सवाल दिया गया है, तो इसमें क्या है, चीनी की जो मात्रा है वो जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। अब इसमें जो कंसेप्ट क्या बनता है, इसमें जो फॉर्मूला बनता है उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपको पता होनी चाहिए। ये सवाल है आपका 18वां, क्वांटिटी ऑफ शुगर बराबर होता है टोटल सॉल्यूशन इनटू परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। यानी कि चीनी की मात्रा, चीनी की क्वांटिटी बराबर घोल सॉल्यूशन इनटू सांद्रता, इनटू चीनी की सांद्रता, चीनी की सांद्रता का प्रतिशत। ये इसका कंसेप्ट होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ये वाला। चीनी के घोल में हम कितना भी पानी मिला लें, चीनी जितनी थी चीनी उतनी ही रहेगी। फर्क इतना रहेगा कि उसकी सांद्रता पर असर पड़ेगा, उसके गाढ़ेपन पर, उसके मिठास पर फर्क पड़ेगा। ये उसकी सांद्रता पर फर्क पड़ेगा। चीनी की जो मात्रा पहले थी वो ही रहेगी। इसमें घोल में चाहे पानी मिलाओ चाहे कुछ भी करो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये आपसे कहा गया है कि 38% चीनी के घोल में 1440 मिलीमीटर का घोल है। ये जो घोल दिया है वो 1440 मिलीमीटर का घोल है, ml, और चीनी की जो सांद्रता है वो 38% है। अब इसमें ये कह रहा है कि कितना पानी मिला देना चाहिए कि चीनी की सांद्रता जो है चीनी की वो 38% से 17.1% रह जाए। मैं शुरुआत से ये कंसेप्ट आपको करा रहा हूँ और अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी दो वैल्यू का मल्टीप्लाई का रिजल्ट कांस्टेंट दिया हो तो वहां एक वैल्यू आपको दी हो तो दूसरी वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, सेम वही है। घोल है इसमें सॉल्यूशन और चीनी की सांद्रता है, इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। चीनी की मात्रा है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही है। ये चीनी की मात्रा कांस्टेंट है, तो ये उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ये आसानी से सवाल हो जाएगा। इसमें आपको अटकना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इसमें बस आपको ये वाला चीज पता होनी चाहिए, इस चीज की समझ आपको होनी चाहिए कि इसका जो कंसेप्ट बन रहा है उसी पे बन रहा है, तो आप आराम से इसे हिट कर सकोगे। इसे स्किप नहीं करके आओगे एग्जाम में। जो चीनी की जो मात्रा है वो यहाँ पे एग्जाम इस प्रश्न में कांस्टेंट है। अब चीनी की जो सांद्रता है वो क्या है, 38% से कितनी रह जाए, 17.1%। 38 से 17, 17.1 पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 380। 380 ये 19 से गया 20 बार और ये 171 गया 9 बार। यानी कि जो सांद्रता का जो रेशियो दिया हुआ है आपको 20:9 है। अब इसमें क्या कह रहा है, कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि घोल, यानी कि अगर सांद्रता आपको कंसंट्रेशन आपको 20 से 9 दिया हुआ है तो घोल आपका कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा 9 से 20। ये जो सॉल्यूशन है उसका जो रेशियो वो 9 है और सवाल में आपको दिया 1440। ये वर्तमान होती है, सॉरी जो शुरुआत है ये प्रारंभिक मान होता है। प्रारंभिक मान कितना है, 1440। ये कितना होना है, 160। अब ये पूछ रहा है कितना पानी मिला देना चाहिए, तो कितना बढ़ रहा है, इसमें जो बढ़ोतरी हो रही है वो हो रही है 11 की। कितनी हो रही है, 11 की। तो 160 में 11 का गुणा कर देंगे, यानी कि 1760 मिलीलीटर।
ये क्या आया 1760 मिलीलीटर, यानी कि हमें इतना पानी मिला देना चाहिए। और ऑप्शन में जो आपका आंसर दिया है वो लीटर में दिया है, तो उसमें 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से भाग देंगे तो 1.76 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने समझ लिया होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे के क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए, चीनी के घोल वाला सवाल आए, तो आपको उसमें ये पता होना चाहिए कि घोल में चीनी जितनी है वो चीनी की मात्रा उतनी ही रहेगी, चाहे उसमें कितना भी पानी मिला दो, बस ये है कि उसकी सांद्रता पर असर पड़ेगा। ये कंसेप्ट होता है कौन, चीनी की मात्रा बराबर घोल इंटू चीनी की सांद्रता का परसेंटेज, प्रतिशत, ये इसका कंसेप्ट होता है। और इन दोनों का मल्टीपल ही कांस्टेंट रहता है, क्योंकि घोल में पानी मिलाएंगे तो इसकी सांद्रता कम या ज्यादा होगी, जब कम या ज्यादा होगी या चीनी की मात्रा तो जितनी उतनी रहने वाली है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट हो गया तो एक वैल्यू आपको दी होगी तो दूसरी वैल्यू आप आराम से निकाल सकोगे। जैसे यहाँ पर चीनी की सांद्रता की वैल्यू दी हुई है कि पहले चीनी की सांद्रता 38% थी, चीनी के जो घोल था वो 1440 मिलीलीटर का था। अब इसमें कितना प्रतिशत पानी और मिला देना चाहिए कि चीनी की सांद्रता 38% से घटकर 17.1% रह जाए। तो जो सांद्रता का जो रेशियो आपको दे रखा है वो 38 से 17.1, पॉइंट से पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगी, ये 19 से 20 बार कट जाएगा, 19 से 9 बार, तो ये सांद्रता का रेशियो जो आपका आएगा वो 20:9 आएगा। और सांद्रता का रेशियो 20:9 है, और यहाँ चीनी की जो मात्रा है जो कांस्टेंट है, तो इसका जो उल्टा करेंगे तो घोल निकल के आ जाएगा। तो घोल का जो सॉल्यूशन का रेशियो होगा वो होगा 9:20 का रेशियो। प्रारंभिक मान जो हमको दिया है वो 1440 है, ये वाला होता है वो प्रारंभिक मान होता है, और ये वाला होता है वर्तमान मान होता है, परिणाम का मान होता है। अब इसमें जो प्रारंभिक मान दिया है वो 1440 है, यानी कि 9 की वैल्यू 1440 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है 160। अब कितना इसमें अधिक है, 11 अधिक है, क्योंकि इसमें जो बात की गई है प्रश्न में, तो बात की है कितना घोल मिला दिया जाए, पानी की मात्रा कितनी मिला दी जाए कि चीनी की सांद्रता 38 से 17.1% रह जाए। तो कितनी मात्रा मिला दी जाए, तो 9 से 20 में कितना मिल रहा है 11, 9 से 20 में कितना मिल रहा है 11, 9 से 20 में 11, जब 11 मिल रहा है तो एक की वैल्यू 160 के बराबर है यहाँ से, तो 160 की वैल्यू 160 की वैल्यू 11 का गुणा कर देंगे तो 1760, ये आपका आंसर आया मिलीलीटर में। आपका जो ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर दिया हुआ है लीटर में, तो मिलीमीटर से लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.76 लीटर। इतना घोल मिला देने पर चीनी की जो सांद्रता है वो 38% से घटकर 17.1% रह जाएगी। यही आपका आंसर है। अब आइए करते हैं हम 19वां सवाल। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी PYQ है, जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे के सारे PYQ करा रहा हूँ, तो आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में आप बता देना, मैं अलग से वीडियो और शॉर्ट वीडियो बना के इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में बता देना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगा मैं। एक सवाल और लेते हैं इसी एग्जाम्पल से, इसी प्रकार का एक और सवाल जिससे आप अच्छे से और समझ पाएंगे। और ये सवाल भी आपको कोई किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो छोड़ना एक भी नहीं है, सभी इंपोर्टेंट सवाल है, PYQ करा रहा हूँ सभी। 19वां जो सवाल है, 19वां सवाल कह रहा है चीनी तथा पानी के घोल में जो कि 28 लीटर है, चीनी और पानी का घोल है, चीनी और पानी का घोल 28 लीटर।
चीनी और पानी का घोल कितना है, 28 लीटर है, और उसमें 26.4% चीनी है। चीनी दवा पानी के घोल 28 लीटर है, उसमें जो चीनी की मात्रा है वो 26.4% है। चीनी चीनी कितनी है, 26.4% है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितनी प्रतिशत चीनी होगी। ये आपका एग्जाम जो है, ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है। और इससे पहले जो मैंने 18 प्रश्न कराया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया है तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं एक बार आपको अच्छे से समझाता हूँ। चीनी और पानी का घोल 28 लीटर है। चीनी और पानी का जो घोल है इसमें दिया है वो 28 लीटर है। इसमें जो चीनी की मात्रा दी है, जो सांद्रता है वो 26.4% है। अब इसमें इस घोल को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर क्या है, भाप में 6 लीटर पानी उड़ जाता है। जब भाप में 6 लीटर पानी उड़ जाएगा तो बचेगा कितना, वाष्प द्वारा। वाष्प वाष्प बोलते हैं भाप को। भाप से 6 लीटर पानी उड़ा दिया तो यहाँ रह गया 22 लीटर पानी। छह लीटर पानी उड़ा दिया भाप से, तो पानी हमने उड़ाया तो पानी तो हमारा पानी पहले 28 लीटर था, अब हमारा जो है 22 लीटर है। चीनी की मात्रा में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चीनी की जितनी मिलाई होगी चीनी तो उतनी रहने वाली है, क्योंकि इसका कंसेप्ट भी वही है। अब इसमें क्या है कि हमें एक चीज आपको दी हुई है सवाल में, इसमें ये बोल दिया है, जो सॉल्यूशन जो आपको दिया होगा वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिया 28 लीटर, 28 से 22, ये 2 से 14 बार, ये 2 से 11 बार। सॉल्यूशन का जो रेशियो वो 14:11 है। तो सॉल्यूशन का रेशियो 14:11 है, तो चीनी की सांद्रता का रेशियो कितना हो जाएगा, सांद्रता का रेशियो वो हो जाएगा आपका 11 से 14, क्योंकि यानी कि जो कांस्टेंट चीनी का जो मात्रा है वो कांस्टेंट है। जब चीनी की मात्रा कांस्टेंट है तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। जब हमें सॉल्यूशन दे रखा है तो सांद्रता हम आसानी से निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें आपका सवाल है 26.4% चीनी की मात्रा दी हुई है, तो 26.4 है, ये 11 के बराबर है 26.4, तो 26.4 11 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, एक की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2.4। अब इसमें आपसे प्रश्न क्या किया गया है, प्रश्न किया गया आपसे शेष घोल में कितनी प्रतिशत चीनी रहेगी, शेष घोल में कितनी प्रतिशत चीनी रहेगी। तो चीनी कितनी रहेगी, अब जो सांद्रता वो पहले 11 थी, अब 14 हो रही है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 का, तो 14 गुना 2.4 33.6%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। चीनी और पानी का घोल है जो कि 28 लीटर का है, उसमें 26.4% के चीनी की मात्रा दी हुई है, चीनी की सांद्रता दी हुई है। अब इस घोल को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर वाष्प द्वारा 6 लीटर पानी उड़ जाता है इसमें से। उड़ने के बाद में पानी जो घोला आपका बचा है वो बचा है आपका 22 लीटर, घोला आपका 22 लीटर बचा है। यहाँ कंसेप्ट जो मैंने पहले लिखाया था वो फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देता हूँ। चीनी की मात्रा, यानी शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चीनी की मात्रा बराबर घोल इंटू सांद्रता परसेंट, क्योंकि पहले मैंने डिटेल अच्छे से लिख दिया था तो मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है। अब वाष्प द्वारा 6 लीटर घोल उड़ गया तो घोल हमारा जो बचा है वो 22 लीटर बचा है। अब चीनी की मात्रा तो इसमें कांस्टेंट रहेगी, चीनी की मात्रा जितनी थी उतनी रहेगी। घोल जो हमारा 28 लीटर था, 6 लीटर कम होकर वो रह गया 22 घोल।
जब घोला मान लीजिए हमारा कांस्टेंट है, ये हमें दे रखा है, तो सांद्रता इसका क्या होगा, इसका विपरीत होगा। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या हुआ, ये 2 से काट रही 14:11, तो जो सांद्रता है 11 से 14। अब सांद्रता हमें जो चीनी की दे रखी थी वो 26.4% है, तो 11 की वैल्यू 26.4 के बराबर है, 1 की वैल्यू 2.4 के बराबर। और वर्तमान में पूछिए कि चीनी की सांद्रता कितनी रह जाएगी, तो 14 का गुणा 2.4 कर देंगे और 33.6% रह जाएगी। ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार हल करेंगे। अब आते हैं 20वें प्रश्न पर। ये भी आपका एमटीएस 2020 में आया वो प्रश्न है। अब करते हैं 20वां। ये मैं एक ही प्रश्न कराऊंगा 20वां। ये कभी कभी एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है और ड्राई फ्रूट से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक प्रश्न से आप आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न है वो है, ताजे फल में 28% पानी है और सूखे में वो 30% पानी है। ताजे फल में, ताजे फलों में 58% पानी और सूखे में वो 30% पानी है। 200 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ये आपका आया हुआ है सीजीएल 2017। ताजे फलों में 58% पानी है। इसका जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट बराबर होता है पल्प प्लस वाटर। यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो भी सूखे फल हमारे पास होते हैं, पल्प बोलते हैं गूदा को, और वाटर में पानी होता है। सूखे जो भी फल होता है वो पानी तो पहले कहीं कभी ना कभी पानी और गूदा का ही होता है। अब सूखे फल होने पर उसमें से जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाती है, वो घट जाती है पानी की मात्रा। जब पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तो उसमें सिर्फ पल्प ही रह जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ इस बात से ये समझ सकते हैं कि सूखे फलों में पल्प जितना पहले था उतना ही पल्प यहाँ रहेगा। पल्प की मात्रा यहाँ बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है। अगर मात्रा यहाँ पे बदलेगी तो वो बदलेगी वाटर की, पानी की मात्रा। कम सूखेगा तो कम पानी रहेगा, कम, और ज्यादा सूखेगा तो पूरी तरह से पल्प बन जाएगा। पल्प जितना पहले था उतना ही रहने वाला है। ये आपको यहाँ पे समझना था। अब करते हैं सवाल को। ये सवाल का कॉन्सेप्ट है सूखे फलों के लिए। जैसे मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें आपको बताया कि चीनी की मात्रा कैसे नियत रहती है, कैसे कांस्टेंट रहती है, ऐसी मैंने यहाँ इसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि पल्प की मात्रा हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वाटर की मात्रा बढ़ेगी घटेगी। अब 20वां जो प्रश्न है ये है, ताजे फलों में 58% पानी है। ताजे फलों में 58% पानी और सूखे में हो 30% पानी। 200 किलोग्राम ताजे फल से, ताजे फल हमारे पास कितने दे रखे हैं, 200 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट दे रखे हैं आपको 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो ताजे फलों में जो पानी है वो कितना है, वाटर, ताजे फलों में पानी। %58। ताजे फलों में पानी 58% है। जब पानी हमारा 58% है तो इसमें पल्प जो है वो कितना रहेगा, दूधा वो रहेगा 42%। यहाँ आपसे सूखे फल की बात की गई है कि सूखा फल कितना रहेगा, तो सूखा फल यहाँ हम पल्प निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें पानी पे काउंटिंग नहीं करनी है, हमें करनी है पल्प पे। तो 200 किलोग्राम फ्रेश फ्रूट दे रखे हैं आपको इंटू 42% बराबर, हमने मान लिया डी ड्राई फ्रूट प्राप्त किए जा सकते हैं, जो सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं वो डी मान लिया हमने। अब
सूखे फलों में जो पानी की मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 30%। सूखे फलों में पानी की मात्रा कितनी दे रखी है? 30%। तो सूखे फलों में पानी की जो मात्रा 30% है, जो पल्प की मात्रा होगी वो कितनी होगी? 70%। तो डी इंटू 70%। अब 6 से 7 से 6 बार, 7 से 10 बार, 1 0 से 1 0 गई, डी बराबर हो गया 120। यानी कि 120 पल्प प्राप्त किए जा सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ इस सवाल को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। ये आपको याद रखना है, पल्प हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वाटर की वैल्यू बदलेगी और घटेगी। इसमें क्या है, फ्रेश फ्रूट 200 किलोग्राम दे रखे हैं और फ्रेश फ्रूट में जो पानी की मात्रा बताई गई 58% है। सवाल में आपसे पूछा गया है ड्राई फ्रूट कितने प्राप्त किए जा सकते हैं। जब ड्राई फ्रूट पूछने की बात हो रही है, सूखे फलों की बात हो रही है, तो यहाँ पानी पर काउंटिंग ना करके हम सूखे फल पर ही बात करेंगे, पल्पों पे। तो जब हमें ताजे फल में 58% पानी है तो 42% उसमें पल्प है। तो 200 पे 42% पल्प हमने काउंट कर लिया। और यहाँ पे डी मान लिया कि हमें डी सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब सूखे फल में जो पानी की मात्रा आपको प्रश्न में दी हुई है वो 30% है। सूखे फल में 30% पानी की मात्रा है, तो पल्प की जो मात्रा रहेगी वो 70% है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये 7 से 6 बार, ये 7 से 10 बार, ये 1 0 से 1 0 और 20 गुना 6 करेंगे 120, यानी कि डी बराबर 120। तो यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए 21वां प्रश्न करते हैं।